हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ की प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेस्टूट डी ट्रेसी ने। विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के विद्वान और दार्शनिक चार्ल्स लुई डेस्टूट डी ट्रेसी ने किया था। उन्होंने 18वीं शताब्दी में विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने विचारधारा को परिभाषित करते हुए कहा कि विचारधारा एक निश्चित संख्या के सिद्धांतों का एक समूह होता है जो किसी निश्चित सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध में प्रवेश किया, जिसमें दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों, सैन्य संघों, प्रतिरक्षा मुद्रा, प्रोपेगेंडा, खुफिया कार्यवाही, सहायक राष्ट्रों, सतही संघर्षों और अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रतिद्वंदी को कमजोर करने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामरिक स्वायत्तता। भारत की विदेश नीति का निर्देशन मुख्य रूप से सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। सामरिक स्वायत्तता का अर्थ है किसी देश का अपने सुरक्षा और रक्षा मुद्दों में स्वतंत्र और समर्थनीय निर्णय लेना। सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों का विस्तार करना और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करना है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम का दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है। यह उपागम जो राजनीतिक विकास को किसी देश के इतिहास, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति, अन्य प्रभावकों के संबंध में समझने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार मिलते हैं और वह अपने मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका को संवैधानिक रूप से पृथक कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी प्रतिबंधक सहयोग नहीं होता। इस प्रणाली का प्रयोग कुछ देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, श्रीलंका, रूस आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा लेख है जो संविधान का परिचय कराता है, संविधान के उद्देश्य, सिद्धांत और मूल्यों को प्रकट करता है। इसमें भारत के राज्य की प्रकृति, संविधान के राज्य की प्रकृति, संविधान के स्रोत, संविधान के लक्ष्य और संविधान के अपनाने की तिथि का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 395। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का लंबा लिखित संविधान है। मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। अगला प्रश्न है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारवाद का। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण व्यवहारवाद का मूल सिद्धांत है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीति सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को ध्यान देने का विरोध किया। व्यवहारवाद की यह किस्म राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा और गुणात्मक के बजाय मात्रात्मक विश्लेषण पर जोर देकर उसे एक विस्तृत विज्ञान बनाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सीली के अनुसार लोकतंत्र को सरकार का रूप जिसमें सभी का हिस्सा है, इसका तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने, सरकार की नीतियों और कार्यों पर प्रतिक्रिया देने, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने, संघर्ष करने, समानता का अनुभव करने और समाज में परिवर्तन लाने का मौका मिलता है। इस प्रकार लोकतंत्र में सभी का हिस्सा होने का मतलब है कि सभी को स्वतंत्रता, सहभागिता, प्रभाव और जिम्मेदारी का अधिकार और कर्तव्य मिलता है। इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जॉन सीली होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं को माना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1946 में। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल में की थी। इस बैठक में सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर 1946 को हुई अगली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्यों, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उपासना का अधिकार सम्मिलित था, समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की घोषणा हुई। अगला प्रश्न है, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा मानवीय अधिकारों के संबंध में व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संबंध में विस्तृत रूप से उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई संवैधानिक रीट की शक्ति का प्रावधान है। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पीड़ित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ अपने राज्य के उच्च न्यायालय में भी संवैधानिक उपचार मांग कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। जिला कलेक्टर का कार्यालय 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और अब यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रेणी में आता है। जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, क्योंकि वे जिले के सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन करता है। देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वर निर्मित संस्था है जो मानव समुदाय के लिए बनाई गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जो प्रभु कृपा से ही राज प्राप्त करता है। राजा केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है और किसी मनुष्य समूह, संस्था या संस्थाओं के प्रति नहीं। अगला प्रश्न है, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुलतावादी। बहुलतावादी विचारकों का मानना है कि राज्य संघों का एक संघ है। बहुलतावादी राज्य को सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानवीय जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती हैं और राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकासवादी सिद्धांत में। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कारक है जो मानव समाज के विकास और संगठन का परिणाम है। राजनीतिक चेतना का मतलब है कि मनुष्यों को अपने समुदाय, हित, अधिकार, कर्तव्य, संस्था, शक्ति, प्रतिनिधित्व आदि विकास के प्रति एक समझ और सहमति पैदा करते हैं। राजनीतिक चेतना के प्रकाश में मनुष्यों को समाज की आवश्यकता, लाभ, प्रकृति, प्रक्रिया, लक्ष्य, कार्य, सीमा, प्रक्रिया और परिणाम का पता चलता है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य न तो दैवी कृति है, न ही वह शक्ति या युद्ध से उत्पन्न हुआ है और न ही वह व्यक्तियों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं बल्कि एक स्वाभाविक समुदाय है। अगला प्रश्न है, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बल सिद्धांत से। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बल सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुए हैं। शक्तिशाली समूहों ने निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। ये कथन सही है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बल सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन शक्ति पर आधारित है। शक्ति से तात्पर्य बल प्रयोग से है। जब बलवानों ने अपनी शक्ति द्वारा निर्बलों को अपने अधीन कर लिया तब राज्य की उत्पत्ति हुई। इसके उपयुक्त थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन इस प्रकार है, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवाद के सिद्धांतों के अनुसार राज्य के समस्त संगठन के आधार पर व्यक्ति होते हैं जो मानव समाज की नींव पर आधारित होते हैं। राज्य का अस्तित्व समाज में शांति, सुरक्षा और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, परंतु राज्य का प्रभुत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जो उसे बुरा बनाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक राज्य के उदारवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। राज्य व्यक्तियों के लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं। राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य के यांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण सभी व्यक्तियों ने मिलजुल कर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। इस दृष्टि से राज्य एक कृत्रिम और मानव निर्मित संस्था है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉब्स, लॉक, रूसो। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य के पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांतिपूर्ण जीवन जीता था, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया जिससे चारों तरफ हिंसा, मारकाट, अशांति अर्थात मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई, जिससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से राजा का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मार्क्स ने। राज्य के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार यह एक सर्वहितकारिणी संस्था है, जैसा कि प्लेटो, अरस्तु और अन्य दार्शनिकों का विचार है, किंतु मार्क्सवादी सिद्धांत तो इन सब को इनकार करता है। उसकी धारणा है कि राज्य एक सर्वहितकारिणी समुदाय कभी नहीं हो सकता है। यह सदैव ऐसा संगठन रहा है और सदैव रहेगा जिसके प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्ग के ऊपर शासन करता है और उनका शोषण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जोड़ा इस प्रकार है। हेगल का होगा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक अवतारण है। मार्क्स का होगा आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। गांधी का होगा राज्य अहिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। और अरस्तु का होगा राज्य सावयवी या आंगिक है एवं एक स्वाभाविक संस्था है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की। जनरल विल या जनता की इच्छा एक राजनीतिक अवधारणा है। रूसो की मान्यता है कि सभी नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है संपूर्ण और असीमित सत्ता। संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति होती है। यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार है, यानी कि अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन बोडिन का द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक। जीन बोडिन एक फ्रांसीसी न्यायविद, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनकी पुस्तक का शीर्षक द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक है, जिसमें उन्होंने राज्य की अवधारणा, संप्रभुता, विधान, शासन, धर्म और इतिहास के बारे में और क्षेत्रीय संप्रभुता सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायसी का। डायसी का कथन है कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, जिसका अर्थ है कि कानून के अलावा भी कुछ शक्तियां हैं जो लोगों के व्यवहार और निर्णय पर प्रभाव डालती हैं। ऐसे संप्रभु जिसके सामने वैधानिक संप्रभु को झुकना पड़ता है राजनीतिक संप्रभु कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेरोल्ड जे लॉस्की ने। राजनीतिक दार्शनिक हेरोल्ड जे लॉस्की ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान को चिरस्थायी लाभ होगा अगर इसमें से संप्रभुता का अध्याय निकाल दिया जाए। इनका मानना था कि राज्य एक जटिल संरचना है और जो मूलतः बहुलवादी है। यह न केवल समूहों की दृष्टि से बहुलवादी है अपितु व्यक्तियों की इसमें अंतःक्रिया भी बहुलवादी है। बहुलवादी प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके प्रतिनिधित्व स्वरूप पर इनका अधिक विश्वास नहीं है।
वे मानते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति या समूह के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। लॉस्की संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में संप्रभुता के सही स्थान का पता लगाना कठिन है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस नेता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। पूना समझौता बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग कर उन्हें सामान्य हिंदू निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। गांधी जी ने यह माना कि इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा और दलितों का उत्थान नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपने विरोध के लिए अनशन का उपाय अपनाया, जिससे देश भर में उनके प्रति आक्रोश और चिंता फैल गई। अंबेडकर जी ने अपनी मांगों को लेकर अटल रहे, लेकिन अंत में उन्होंने गांधी जी की जान बचाने के लिए समझौता करने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्ली मिंटो सुधार 1909। भारत में पहली सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 एक ऐसा कानून था जिसने भारत में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में सांप्रदायिकता के लिए प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं। एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित बिल्कुल भिन्न तथा परस्पर विरोधी होना, एक दूसरे के धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंतर और विरोध का होना, अंग्रेजों की फूट डालो व राज्य करो की नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित करना, तुष्टीकरण एवं विभाजनकारी की नीति, राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देना व सामाजिक विभेदकारी तत्वों को प्रश्रय देना। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। अगला प्रश्न है, जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जातिवाद। जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। यह कथन जाति और राजनीति के संबंध को समर्थन करता है, जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख घटक है। जाति आधारित लामबंदी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए वोट बैंक के रूप में काम करती है और चुनावी रणनीतियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। भारत सरकार ने सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की थी। यह आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार गठित किया गया। इस आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की।
रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि जाति भारतीय समाज और राजनीति का एक अभिन्न अंग है जो आधुनिकीकरण के प्रभावों को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोठारी ने जाति को एक विभाजन करने वाले कारक के रूप में नहीं बल्कि एक जोड़ने वाले कारक के रूप में देखा जो विभिन्न सामाजिक वर्गों और राजनीतिक दलों के बीच समन्वय और सहयोग को संभव बनाता है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग को वर्ष 1979 में भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने की थी और वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाद। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन का अर्थ यह है कि भारत में राजनीति जाति के आधार पर बहुत हद तक प्रभावित होती है। जाति एक सामाजिक वर्गीकरण है जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटता है। जाति के आधार पर लोगों को विभिन्न अधिकार, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह और धर्म के अनुसार विभाजित किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग TRE 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।